हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो आखिरी चैप्टर है। क्वेश्चंस वाला सेशन आज हमें करना है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। चैप्टर का नाम है मिक्सचर्स और मिक्सचर्स के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी किया, जिनमें मैंने बताने से पहले आपको ये कहा था कि भाई ये टॉपिक्स आपको सीनियर क्लासेस यानी कि 8, 9, 10th में और 7th में आपको देखने को मिलेंगे और इनका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग यहाँ आज करने वाले हैं। बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि टॉपिक्स किस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। वो हम आगे भी बात करेंगे और थ्रू आउट बात करते रहेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल सेशन और उसके बाद फिर रिवीजन। मगर अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अभी तक आप लोगों को हुई हो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें एंड लेट मी नो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। उसी के साथ साथ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव की शुरुआत जो है वो 2000 साल में हुई थी, राइट, है ना। यानी कि इससे पिछले वाले साल में हुई थी। 2000 में नहीं हुई थी, लाइक 2000 ईयर में हुई थी, यानी कि पिछले साल हुई थी। और अभी हम लोगों ने जो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0 का अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दिया है, विच ब्रिंग्स यू अ ब्यूटिफुल न्यूज दैट वी आर गोइंग टू ओपन अ ऑफलाइन सेंटर विद दिस अमेजिंग टीम, राइट। एंड उसी के साथ साथ मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये ग्रुप्स ज्वाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन ग्रुप्स पे है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल विच विल समहाउ हेल्प यू टू क्रैक ऑल योर गोल्स ऑफ योर ओलंपियाड लेवल और रिलेटेड टू योर स्टडीज, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू वांट टू बाय, और इफ यू वांट टू बाय द पैकेज, तो आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 2 पैकेजेस यहां हम लोगों ने बना रखे हैं। इन दोनों पैकेजेस में आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज प्लस अगर आप बड़ा वाला पैकेज यानी कि 9000 वाला पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती है, जैसे बाई वीकली क्विजेस हो गए और आपके रेगुलर टेस्ट जो हैं 15 डेज में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, यू गाइस कैन अप्लाई द कोड AK Live टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30%। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी फैसिलिटी को यूज कीजिए और अपना पेमेंट करते हुए हमारे साथ आगे बातचीत करते रहिए। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पैकेज or the classes, you can call on the numbers 9549041111, or else if you want to talk to me, please wait for the next slides to come up, जहां पर बॉटम में मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी आप लोगों को फ्लैश होता हुआ दिखेगा, तो वहां से उसको कॉपी कर लीजिएगा। Till then, we are going to do the cardinal promise, which says, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it, so that you guys can become a smart student, यानी कि आप लोगों को जो है स्मार्ट स्टूडेंट बनना है और अपनी जिंदगी को सुधारना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि भाई आज हम शुरू करने वाले हैं L2 यानी कि क्वेश्चंस वाला सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15, विच सेज ये मिक्सचर। देख रहे हो बहुत सारी चीजें जो है फनल में डाली जा रही हैं और नीचे कुछ रेड कलर का लिक्विड आप लोगों के लिए निकाल के पटका जा रहा है या रखा जा रहा है, विच सेज ये इन सारी चीजों का क्या है, मिक्सचर है। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहां इंट्रोडक्शन वाले सेशन में देखे थे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों ने देखे थे। आप लोगों ने देखा था क्लॉक देखा था, डाइस देखा था, वेन डायग्राम देखा था, देन रिलेशन बेस्ड पजल देखा था, राइट। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां देखी और पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर वेन डायग्राम का है। रिलेशंस वाला जो टॉपिक है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। 1 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव फर्दर, राइट। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम correctly illustrates the relationship amongst the classes of carrot, food and vegetable। ठीक है भाई, फटाफट से देखो यार, कैरेट, फूड और वेजिटेबल, मतलब आप इसको वेन डायग्राम की तरह मत लो, ठीक है। आप इसको, ये जो टर्म है ना आपकी जिंदगी में, ये जो टर्म है ना, इसको भूल जाओ यार थोड़ी देर के लिए, वेन डायग्राम, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि बेसिक अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटेगराइज करने के लिए अगर मैं आपको कहता हूं तो आप किस तरीके से चीजों को कैटेगराइज करोगे, वो यहां पे आपको करना है। लेट्स बी विद यू एंड गिव यू अ 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस, ठीक है। कुछ रिलेशंस हैं जो आपको यहां बताने हैं, ठीक। कैरेट, फूड और वेजिटेबल्स कैटेगराइज करना है और इन सर्कल्स के थ्रू आपको यह बताना है कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नहीं पता?
नहीं पता क्या? चलिए, नंदिलेस मैं आपसे एक सिंपल सा चीज जो आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है भाई, स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने वेजिटेबल्स की? ठीक है। ठीक है, अब मुझे बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत तहजीब के साथ एक चीज बताओ यार कि फूड क्या होता है? फूड का मतलब होता है खाना, राइट? और खाने में क्या हम वेजिटेबल्स नहीं खाते? हाँ, ये बात अलग है, कभी आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ टाइप ऑफ वेजिटेबल तो डला हुआ है ना, तो दैट मीन्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फूड। ठीक है, कैरेट इज ऑल्सो फूड, राइट? कई बार हमने गाजर का हलवा खाया है और अभी तक खाते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार हमने गाजर से बनी हुई चीजें खाई हैं, गाजर की सब्जी खाई है। देन हमने कई बार पिज्जा के अंदर भी नया इनोवेशन देखा है और उसमें देखा है कि भाई कैरेट को वो लोग जो है बिल्कुल बारीक बारीक काट के और आपके पिज्जा में डाल देते हैं, राइट? मैगी में भी कैरेट कई बार आप देख लेते हैं। सो ये सारी चीजें क्या है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, फूड है, राइट? अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर बड़े ध्यान से आप लोग एक चीज देखते हो एंड मुझे ये बताने की कोशिश करते हो, तो मैं सबसे पहली कैटेगरी जो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा वो रखना चाहूंगा क्या, फूड। क्या रखना चाहूंगा, फूड। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फूड के अंदर मेरी चपाती भी आती है, यानी कि रोटी भी आती है, दैट इज अनाज, मेरी दाल भी आती है, दैट इज सीरियल्स, मेरे पिज्जा, पास्ता, बर्गर, फ्राइज, चिकन, मटन, फिश, एग, देन आपके जितने भी जो अदर फूड्स होते हैं वो सब आते हैं, सी फूड हो गया, एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड, राइट? सो उस कैटेगरी में अगर मेरे पास एक चीज और दे रखी है, दैट इज वेजिटेबल, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फूड की कुछ हिस्से को या फूड के कुछ हिस्से को क्या मैं वेजिटेबल कह सकता हूं? क्या फूड के कुछ हिस्से को क्या मैं वेजिटेबल कह सकता हूं? हां सर, कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स आर अ टाइप ऑफ फूड। अब उसी तरीके से ऐसा कह सकता हूं क्या, क्या ऐसा कह सकता हूं, कैरेट, ऐसा कह सकता हूं क्या? भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को कहा ना कि वेजिटेबल्स का एक हिस्सा है कैरेट। वेजिटेबल्स में तीन तरीके की वेजिटेबल्स आती हैं, पहला आता है आपका स्टेम, रूट और फ्लावर, राइट? सो ये जो है स्टेम नहीं है, रूट टाइप का वेजिटेबल है, क्योंकि ये जमीन के नीचे उगता है, इसको हम निकालते हैं और फिर उसको फ्रेश करके या धो के और ऐसे करके हम उसको खा जाते हैं, राइट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल इज कि फूड का हिस्सा है वेजिटेबल और वेजिटेबल का हिस्सा है कैरेट। सो दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना, मुझे एक बार बताओ, क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो तो अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगले सवाल में फिर से एक ब्यूटीफुल रिलेशन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? अगले सवाल में फिर से एक ब्यूटीफुल रिलेशन आपसे पूछा हुआ है और यहां आपको मुझे बताना है कि भाई ट्रक
शिप और गुड्स का क्या रिलेशन हो सकता है ना। मैं पहले ही बोल चुका हूं वेन डायग्राम वाले शब्द को आप भूल जाएं, है ना। क्या करें, वेन डायग्राम वाले शब्द को आप भूल जाएं, क्योंकि जब तक आप वेन डायग्राम वाले शब्द को याद रखोगे तो आप चीजें जो है गड़बड़ करते चले जाओगे, है ना। क्योंकि आपको डर लगने लगेगा कि यार वेन डायग्राम इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। सो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है कि वेन डायग्राम को भूल जाओ, ठीक है। अगर वेन डायग्राम को भूल जाते हो तो ट्रक, शिप और गुड्स के बीच में जो आप रिलेशन बताते हो, ठीक है, अगर वेन डायग्राम के केस में आप रिलेशन भूल जाते हो तो मैं आपको सिंपली वापस वैसे ही तरीके से बताता हूं कि यहां अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये ट्रक है और ये आपके गुड्स हैं और ये आपके शिप है। क्या आप लोगों ने पोर्ट देखा है? क्या आप लोगों ने पोर्ट देखा है जहां पर गुड्स को कैरी किया जाता है? पोर्ट मतलब शिप का डॉक जो होता है, यहां पर शिप के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स को कैरी किया जाता है या गुड्स को ले जाया जाता है, राइट। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली बात करूं कि भाई ट्रक क्या चीज है, तो ट्रक इंसानों को भी इधर उधर ले जाता है मगर गुड्स को भी इधर उधर ले जाता है। तो अगर इंसानों और गुड्स को ट्रक इधर उधर ले जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ट्रक का काम जो है बहुत वर्सेटाइल है। उसी तरीके से शिप का काम भी बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि शिप में इंसान भी जाते हैं जिसको हम क्रूज कहते हैं या बोट कहते हैं, राइट। और शिप में गुड्स भी जाते हैं जिसको गुड्स कैरिंग शिप या गुड्स कैरिंग व्हीकल या गुड्स कैरिंग डॉक कहा जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसका मतलब शिप के दो काम हो गए और इनफैक्ट शायद +2 भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही ट्रक के भी +2 वर्क्स हो गए, जिसमें से 2 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इंसानों को कैरी करना और गुड्स को कैरी करना, ठीक है। भेड़ बकरी जानवर भी कैरी होते हैं शिप के अंदर और आपके व्हाट डू वी कॉल दिस ट्रक के अंदर, ठीक है। अब बात आती है गुड्स की। जहां जहां आप गुड्स वर्ड यूज करोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुड्स वर्ड इज यूज्ड फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। अब इसमें चाहे फर्नीचर आए, इसमें चाहे बड़े बड़े आयरन कंटेनर्स आए, इसमें कैमरा आए, इसमें आपके ब्लॉक्स आए वुड के, आपके ईंट आए, आपकी सीमेंट के कट्टे आए, आपके फर्नीचर आए, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आए, एवरीथिंग इज कॉल्ड और कंसिडर्ड एज गुड्स, ठीक है। तो क्या गुड्स को ले जाने के 2 ही तरीके होते हैं क्या? एक ट्रक और एक शिप। भाई आपकी मर्जी आती है तो आप जो आपका कंप्यूटर है आप बाइक पे भी लेके आते हो, आप कार पे भी लेके आते हो, ठीक है। आप जो है अगर कोई बड़ा सामान ला रहे हो, जैसे फर्नीचर लेके आ रहे हो, तो एक छोटा सा टेम्पू आप लोगों के घर पे आता है, उसमें से आपका फर्नीचर उतरता है या वॉशिंग मशीन उतरती है, राइट। सो ये सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं गुड्स को इधर उधर ले जाने के या गुड्स को अपने जगह पे पहुंचाने के, राइट। सो इसी रिलेशन को समझाते हुए मैं तुम लोग को एक चीज बेसिक और बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने जो जो चीजें बताई उसको जरा ध्यान से समझते हुए देखते हुए इससे बात करना कि भाई अगर मैं कहता हूं गुड्स, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये सारा गुड्स का हिस्सा है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि ये ट्रक है, ये जो हिस्सा है ना, ये तो ट्रक, वो ट्रक हैं जो कि आपके गुड्स को कैरी करने के काम आते हैं। बाकी ये जो हिस्सा है रिमेनिंग वाला, ये वो वाला हिस्सा है मेरे दोस्त जहां पर आप गुड्स के अलावा इंसान, भेड़, बकरी, जानवर, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिशेस, आपके चिकन्स, जो भी आप ले जाना चाहो या लाना चाहो वो आप इस हिस्से से ला सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से शिप के लिए भी मैं बात करना चाहूंगा, तो मैं शिप का भी एक ऐसा ही रिलेशन बनाऊंगा जहां पर मैं ये शिप लिख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये गुड्स कैरिंग शिप है, बाकी जो शिप का हिस्सा है वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जानवरों को लाना जाना, इंसानों को ले आना लाना जाना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये एक बेस्ट रिलेशन है मेरे पास जो कि मैं शिप, गुड्स और ट्रक के बीच में साबित कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 को अपना आंसर मार्क कर दिया, राइट। मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है भाई, इनको जरा ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, समझो और मुझे बताओ कि
क्या करना चाहिए हमें? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। ए इज बीज सिस्टर, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, ए जो है क्या है? बी की सिस्टर है। सॉरी, सी सी जो है, सी इज बीज मदर, ऐसा आप कह सकते हो। तो सी जो है बी की मदर है, ठीक। अभी भी मुझे यह नहीं पता कि सी जो है बी की मदर है, तो बी क्या है। मतलब आपको यह नहीं पता कि ए के बारे में इसका रिलेशन बता दिया, सी से इसका रिलेशन बता दिया, मगर यह नहीं बताया कि बी क्या चीज है, राइट। सो मैं कैसे पता लगाऊंगा, राइट। अब डी इज सीज फादर, एक और रिलेशन बता दिया भाई कि डी जो है सी का फादर है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया ई इज डीज मदर, भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, जो कह रहे हैं वो बनाते जाओ। ई जो है डी की मदर है, क्या है? ई जो है डी की मदर है। अब आपसे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने रिश्तों को थोड़ा सा ऐसा खंगालो और बताओ कि कौन कौन इसमें कहां कहां बैठा हुआ है। आप चाहो तो अपने आप को और अपने भाई बहनों को यहां पर सेट कर सकते हो, या अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पापा पापा या मम्मी मम्मी, जिसको सेट करना हो उसको सेट करो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ कि क्या रिलेशन हो सकता है। तब तक मैं थोड़ा सा जो है स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि यू गाइस कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर काइंड ऑफ अ वर्क। जल्दी बता दो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल देना, है ना, मगर फिर भी बोलोगे भी तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वीडियो तो प्रीमियर हो रहा है। बीस से 24 ले लो, ठीक है, फिर 30, 31, 32 ले लो, क्या हुआ? बीस से 24, 30, 31, 32, 19 से 25। हाँ भाई बताओ क्या करना है। देखो यार सिंपल सी चीज है, सिस्टर किसकी है? इसकी। इसके जेंडर के बारे में कोई चीज मुझे नहीं बताई गई, फिर मुझे बोला गया ये इसकी मम्मी है, ठीक है, या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकता है, ठीक है भाई। अगर ये इसकी मम्मी है, किसकी? ये इसकी मम्मी है, तो ये या तो बेटा हुआ या बेटी हुई, ठीक है। तो इसके बेटा या बेटी होने से मेरे इस पे कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि ये भाई साहब ये तो गर्ल है। एंड मुझे एक चीज और पता चली कि इसने कहा कि बी की सिस्टर कौन है? ए। कौन है? ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर। इसका मतलब सी जो है इनकी भी मम्मी हुई,
ठीक है, सी जो है इसकी भी मम्मी हुई और सी के पापा इसके ग्रैंडफादर हुए। कौन हुए? ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, राइट। एंड इसके भी मैटरनल ग्रैंडफादर हुए। तो मेरे हिसाब से मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अपने आप को यहां प्लेस करके देखो। मतलब अगर आप खुद को यहां प्लेस करके देखोगे तो यू गाइस कैन एक्चुअली सॉल्व दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इज नोन एज ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन की सबसे बढ़िया ट्रिक ये होती है मेरे दोस्त कि खुद को उस क्वेश्चन में अपने आप को इमेजिन करो, यानी कि खुद को इमेजिन करो तो तुम ब्लड रिलेशंस को इतनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे ना कि मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि मम्मी के पापा, तो इसकी मम्मी के पापा और इसकी भी मम्मी के पापा आपके यानी कि इनके क्या लगेंगे? दादा ही तो लगेंगे, सॉरी नाना लगेंगे, बट एक्चुअली नाना और दादा दोनों को ग्रैंडफादर कहा जाता है, ठीक है। मगर हमसे क्या पूछा है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? भाई अगर ये इनके ग्रैंडफादर हैं तो ये इनकी ग्रैंड डॉटर हुई ना, यही तो पूछा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अगर D रिलेटेड टू A पूछा होता, मुझे एक चीज सिंपल सी यहां लिख लेने दो, when D रिलेटेड टू A पूछा होता तो हम यहां सिंपली एक चीज लिख देते। क्या लिख देते? हम यहां सिंपली लिख देते कि ये जो है भाई साहब मैटरनल ग्रैंडफादर है। मगर A रिलेटेड टू D पूछा है तो अब आप यहां क्या लिखोगे? अब आप यहां लिखोगे ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रैंड डॉटर लिखोगे फटाफट। ए का जो रिलेशन है डी के साथ ये पूछा हुआ है, ए का रिलेशन डी के साथ पूछा हुआ है तो आप बोलोगे ग्रैंड डॉटर है। चलिए फटाफट से इसको ड्रॉ कर ही लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। चलते हैं हमने अगले सवाल के तौर पर। वहां पर फिर से हमें यही देखने को मिल रहा है कि भाई ये भी एक आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसको फटाफट से देखो, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो, तब हम फिर और आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। द बॉय इज गर्ल्स, नहीं अधूरा नहीं है, बड़ा प्यार से छोटू सा सवाल पूछा गया तुमसे, लैंग्वेज बहुत शॉर्ट कर दी गई है। द बॉय इज गर्ल्स व्हाट, ऐसा होना चाहिए था। तो आपको समझ जाना है कि ये गर्ल्स, बॉय और गर्ल का रिलेशन पूछा गया कि बॉय उस लड़की का क्या लगता है, ठीक है। तो आपसे जो जो कहा गया है ना उसको यहां इस बोर्ड पे उतारेंगे हम, है ना, और इस मानचित्र को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट, या इस फ्लो चार्ट को सॉल्व करने की हम एक कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या पूछा हुआ है भाई? अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बॉय एज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। गर्ल, गर्ल के अंकल, ठीक है, लास्ट वाले हर अंकल। अब देखो वापस इधर आ जाओ। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बॉय, बॉय, ठीक, एज द सन ऑफ द डॉटर, एम ले लो इसको, ठीक है। ये सन हुआ, ये मदर हुई, ठीक है। डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, सन किसके? इनके।
ये फादर किसके? इनके। यहां देखो, डॉटर ऑफ द फादर, ये डॉटर किसकी? फादर की, यानी कि इनकी। और इनके बेटे कौन? ये अंकल। यही लिखा हुआ है, दिस बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हर अंकल, ठीक है, इस लड़की के अंकल के पिताजी की बेटी का बेटा है। अभी समझे क्या है क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन? अभी देखिए, इस लड़की के अंकल के पापा की बेटी का बेटा है। समझे? समझे? दिमाग के चक्षु खोल लो मेरे दोस्त, क्योंकि दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर या रिलेशनशिप पजल या ब्लड रिलेशन इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर। इसीलिए ट्रिक जो तुम लोग को मैं दे रहा हूं इस चैप्टर की वो ये है कि हर क्वेश्चन में, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में खुद को घुसेड़ दिया करो, और जैसे ही खुद को घुसेड़ोगे तुम्हें आंसर साफ साफ नजर आने लग जाएंगे। देखो, यही तो कहा था, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, यानी कि मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा ये लड़का है, ऐसा इस लड़की ने कहा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि भाई द बॉय इज रिलेटेड टू द गर्ल इन व्हाट सेंस? ठीक, अब देखो, अंकल दो केस में हो सकते हैं, या तो मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो लड़की है, अगर अंकल ये हुए मैटरनल या पैटर्नल, तो ये कौन हुए? इस लड़की के, कौन हुए इस लड़की के भाई? इस लड़की के दद्दा। कौन हुए? ये जो हैं इस लड़की के ग्रैंडफादर हुए। कौन हुए? ग्रैंडफादर हुए। ठीक है, क्योंकि ये जो अंकल है या तो मैटरनल है या पैटर्नल है ना। रिलेशनशिप वाला चार्ट मैंने आप लोगों को पिछले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता दिया था। अगर उसको चार्ट को नहीं देखा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अभी जाओ उस उस लेक्चर को या वीडियो को व्यू करो, और वहां पर जो चार्ट रिलेशनशिप वाला दे रखा है उसको कॉपी कर लो। ठीक है, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैटरनल कौन है, पैटर्नल कौन है, ग्रैंडफादर क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ? ग्रैंडफादर हो गए। अब ये जो आंटी हैं, ये इस लड़की की कौन हुई? अगेन या तो मैटरनल आंट हुई, है ना, यानी कि मौसी। कौन हुई? मौसी। ठीक है, या पैटर्नल आंट हुई, यानी कि कौन हुई? बुई। कौन हुई? बुई हुई। ठीक है, या तो मैटरनल आंट हुई या पैटर्नल आंट हुई। तो मैटरनल और पैटर्नल आंट का बच्चा या तो मौसी का बेटा या बुआ का बेटा। अगर तुम्हारी मौसी का बेटा या तुम्हारी बुआ का बेटा है तो वो तुम्हारा क्या लगेगा? भाई लगेगा ना मेरे दोस्त। तो अगर आप चाहो तो आप यहां ब्रदर लिख सकते हो। ठीक है, आप यहां कजिन लिख सकते हो, आप यहां कजिन ब्रदर लिख सकते हो। ठीक है, जो रिलेशन दे रखा हो ना उसको चेप लो अपने पास। क्या हुआ? अ बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। ठीक है, किसका अंकल? ये जो हर है ये लड़की है। ठीक है, तो इस लड़की के अंकल के पापा की बेटी का बेटा, इसका क्या लगेगा? ऐसा तुमसे पूछा हुआ था, तो हमने कहा या तो भाई लगेगा या कजन लगेगा या कजन ब्रदर लगेगा। जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें अपना आंसर देना है। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? आंसर समझ में आया? जो जो यहां टिप्पणी की गई है उसको लिख लो अपने अपने कॉपियों में और अपने अपने पेपर्स के अंदर। भाई बहुत बढ़िया चैप्टर है ब्लड रिलेशन, ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूं।
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन ब्लड रिलेशन का एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं इसको। P इज द ब्रदर टू Q एंड R, S इज R's मदर, T is P's father. Which of the following statement cannot be definitely true? अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। आओ शुरू करते हैं। P is the brother of Q and R. या तो गर्ल है या बॉय है, या तो गर्ल है या बॉय है, बट ये तो बॉय है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर ये बॉय है तो मैं एक चीज साफ साफ कह देता हूं, मुझे आगे बढ़ना है। S is R's मदर। अभी भी ये साफ नहीं हुआ कि आर कौन है, बट ये पता चल गया कि एस जो है वो आर की मदर है। आगे बात करते हैं। टी इज पीज फादर। यार इनको गर्ल बॉय नहीं लिखते हैं, तुम थोड़ा सा वैसे फील करोगे कि यार सभी गर्ल बॉय हैं क्या, तो इनको लिख देते हैं फीमेल, या हाँ मेल फीमेल ही लिखते हैं, है ना। गर्ल बॉय अपने आप ले लेना यार, ठीक है। टी इज पीज फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, सॉरी कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक, डेफिनेटली ट्रू कह दिया, इसका मतलब बहुत बड़ा लोचा होने वाला है बॉस। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताया था, भाई कह सकते हो, कजन कह सकते हो, कजन ब्रदर कह सकते हो, यानी कि ब्रदर कजन ब्रदर और ब्रदर सब कुछ कह सकते हो, ठीक है। मगर क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से, राइट। ऑल्दो वो कजन ब्रदर था पिछले सवाल में, ऑल्दो पिछले सवाल में कजन ब्रदर था, मगर हम यहां क्या कह सकते हैं कि हम ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं, तो हमने इसलिए ऑप्शन ए यानी कि ब्रदर को मार्क किया और हम प्रियो लिए। मगर यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको ऑप्शंस बहुत तरीके से दे रखे, उनको जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। टी इज क्यूज फादर, क्या है भाई, टी इज क्यूज फादर, टी इज क्यूज फादर, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने पी को इन दोनों का भाई बताया है, तो टी क्यू का फादर हो सकता है। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, है ना, यानी कि पक्का पक्का जो है सच नहीं है, ठीक है। कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक, ये हो सकता है वाली कंडीशन है। एस इज पीज मदर, एस इज पीज मदर हो सकता है क्योंकि आर की तो मम्मी है और आर इसी का भाई है, सॉरी आर का भाई कौन है, पी, तो अगर आर का भाई पी है और आर की मम्मी कोई है तो वो पी की भी मम्मी होगी, डेफिनेटली ट्रू। आगे बात करते हैं। पी इज एस इज सन, हो सकता है ना, पी एस का सन है, ठीक है। एस इज पीज मदर, ठीक। पी इज एस इज सन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां तो साफ साफ दे रखा है कि भाई लड़का है, और अगर लड़का साफ साफ बता रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि पी इज एस का सन, हाँ हो सकता है पी एस का सन हो, है ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट की, क्यू इज टीज सन, Q is T's son,
क्या लिखा हुआ है यहां, डेफिनेट स्टेटमेंट दी हुई है सन। मुझे एक चीज बताओ, क्या क्यू के बारे में मुझे ये बताया गया कि ये लड़का है या लड़की? नहीं बताया गया ना, तभी तो मैंने अभी तक लिख रखा है गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो Q is T sun is your answer to this type of a question, क्योंकि आपसे पूछा था कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, तो डी ऑप्शन कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू जब तक हमें यह ना बताया जाए कि Q का जेंडर मेल है या फीमेल है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है। हम नहीं कह सकते कि Q is T sun। सन स्लैश डॉटर होता डेफिनेटली ट्रू होता, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि वहां साफ क्वेश्चन में कह दिया कि भाई क्यू जो है टी का सन है। ऐसा कैसे? क्वेश्चन में तो बताया नहीं कि जेंडर क्या है और बोल दोगे तुम कि सन है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो गया है। ठीक है, टी इज क्यूज फादर हो सकता है ना, क्योंकि वो पी का फादर है, तो पी का ब्रदर जो पी जिसका ब्रदर है उसके पापा मम्मी भी तो सेम ही होंगे। एस इज पीज मदर, एस जो है पी की मदर हो सकती है क्योंकि वो आर की मदर है और आर का भाई कौन है? पी है। ठीक है, पी इज एस सन, पी जो है एस का सन हो सकता है वापस से, और कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू में लास्ट स्टेटमेंट यानी कि क्यू इज टी सन हो सकता है, क्योंकि क्यू का जो है जेंडर ही स्पेसिफाइड नहीं है, और जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम आंसर नहीं दे सकते भाई। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इस बेहतरीन मानचित्र को बना लिया है तो हम हमारे अगले सवाल पे चलेंगे। जल्दी से बना लो यार, जल्दी बना लो यार, फिर हम चलेंगे हमारे अगले मानचित्र के ऊपर और तुम्हारा जो है सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ डाइस विद 6 फेसेस इज मार्क्ड विद 6 नंबर्स। ठीक है, this dice is rolled 3 times and the 3 positions are shown। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 1। इसको जरा करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में, और अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जल्दी जल्दी कर लो यार। ठीक है, 38 मिनट वैसे ही हो चुके हैं और अभी क्वेश्चंस की गिनती कम हुई है। चलो शुरू करें। शुरू करें क्या यार? चलो आओ। फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 1। चिल आउट, क्लियर आउट, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे बड़ी बात जो डाइस की है वो तुम यहां जरा कॉर्नर में लिख लो, जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स यार ध्यान से लिख लो, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कारगर हो सकते हैं। पहला, ईच डाइस और ईच साइड फेस हैज 4 एडजेसेंट फेसेस। डाइस का हर फेस का
एडजेसेंट 4 फेसेस होते हैं, ठीक है। ईच डायस हैज 6 फेसेस, सबसे बड़ी बात, ठीक। ईच डायस हैज 3 ऑपोजिट फेसेस एंड यहां पर एक चीज और, एंड 1 ऑपोजिट फेस। ठीक है, हर साइड या फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं और एक ऑपोजिट फेस होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईच डाइस हैज 6 फेसेस। पॉइंट नंबर 3, ईच डाइस हैज 3 ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस, राइट। ये 3 पॉइंट्स फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं, ठीक है भाई। डाइस को ध्यान से जब तुम देखते हो तो तुम्हें 3 सीन दिख रहे हैं। यहां पर हम पॉइंट नंबर 1 को बहुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आओ देखते हैं एडजेसेंट क्या होता है। एडजेसेंट ये होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट ये होते हैं, एडजेसेंट ये होते हैं, ठीक है। अगर एडजेसेंट ये होते हैं तो ध्यान से देखो, एडजेसेंट अगर ये होते हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या 1 के एडजेसेंट वाले फेसेस नजर आ रहे हैं क्या? ईच साइड हैज 4 एडजेसेंट फेसेस एंड 1 ऑपोजिट फेस। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू नंबर 1, ठीक। अब अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को स्टडी करता हूं तो मुझे यह पता चल रहा है कि 1 के एडजेसेंट फेसेस में मुझे 2 ही फेस दिख रहे हैं, राइट। क्या क्या दिख रहे हैं? 1 के एडजेसेंट फेस में मुझे 2 ही फेस दिख रहे हैं, एडजेसेंट में 2, एडजेसेंट में 3। यानी कि मैं अगर यहां लिखता हूं 1 के एडजेसेंट में 2 है, 1 के एडजेसेंट में 3 है, तो 1 के एडजेसेंट में 1 नंबर और चाहिए और 1 के एडजेसेंट में 1 नंबर और चाहिए। ये दोनों नंबर मुझे अगर पता चल गए तो मैं 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस है ये बता सकता हूं, ठीक है। आओ जरा देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं तुमसे एक छोटी सी गुजारिश जो करना चाहूंगा वो ये है भाई कि मुझे एक चीज बताओ कि सिंपल सी चीज है यार, तुम्हें अगली डाइस में कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है? 3। अगर 3 कॉमन है तो मुझे सिंपल सी चीज बताओ, क्या यहां आपको 2 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना, तो 2 कैन बी हियर, कैन बी हियर, राइट। बट इफ 2 इज हियर एंड 2 इज नॉट हियर तो 1 यहां डेफिनेटली हो सकता है, राइट। और अगर 2 यहां है तो 1 यहां डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि 3 और 2 एडजेसेंट है। मतलब 3 और 2 भी एक दूसरे के एडजेसेंट है और इन तीनों के एडजेसेंसी जो है वो ऐसे दिख रही है कि 1 2 3 तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट। तो 1 डेफिनेटली यहां नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 3 के एडजेसेंट है तो उसको यहां होना जरूरी है या फिर यहां होना जरूरी है, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी 5 है, ठीक है। या तो पीछे वाले फेस पे 2 होगा या नीचे वाले फेस पे 2 होगा, और उसी के हिसाब से अगर 2 यहां है तो 1 यहां होगा, और अगर 2 यहां है तो 1 यहां होगा, क्योंकि तीनों फेसेस जो हैं एडजेसेंट बैठे हुए हैं, राइट। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि भाई अब आप चलते हो अगले सवाल के ऊपर, यानी कि अगले डाइस के ऊपर। यहां मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, है ना। यहां मुझे 1 और 2 की पोजीशन फिक्स नहीं मिल रही, तो अब मैं 2 की पोजीशन फिक्स करता हूं, जिसके मार्फत मेरे 1 की पोजीशन फिक्स हो जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि ऑपोजिट वाला फेस कौन सा बैठ रहा है। अब यहां देखो यार, यहां इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, और इस डाइस से मुझे पता चल रहा है कि 5 की एडजेसेंसी जो है किससे है? 2 से है। यानी कि 5 और 2 एडजेसेंट हैं। इसका मतलब पहले वाले डाइस से मुझे पता चला 3 और 2 एडजेसेंट है, 5 और 2 एडजेसेंट है, इससे पता चला। तो दैट मेड मी वेरी क्लियर कि 2 यहां तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां आता है तो 5 की एडजेसेंसी खत्म, और 2 यहां डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि 3 और 5 दोनों से एडजेसेंट कौन है? 2 है, 2 है, 2 है। तो अगर 2 यहां आया तो दैट मेड अस वेरी क्लियर कि 1 जो है पीछे वाले फेस पे आएगा, यानी कि 1 का पोजीशन यहां फिक्स हो गया, यहां पीछे की तरफ, और अगर 1 पीछे फिक्स हो गया तो 5 जो है मेरा ऑपोजिट वाला फेस है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मुझे अच्छी तरह पता है। क्वेश्चन को वापस से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो कि जो चीज आपके साइड में रखी हुई है वो आपके ऑपोजिट तो नहीं रखी हो सकती ना। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि 3 के एडजेसेंट 2 भी है, 3 के एडजेसेंट 5 भी है। इसका मतलब दिस प्रूव्स कि 2 डेफिनेटली नीचे वाले फेस पे आएगा, और अगर 2 नीचे वाले फेस पे आता है तो 1 मेरा यहां डेफिनेटली पीछे वाले फेस पे आएगा, क्योंकि 1 जो है
2 और 3 से एडजेसेंट है, और 2 और 3 से एडजेसेंसी का मतलब क्या हो गया भाई, 5 फ्रंट में है 1 बैक में है, तो दोनों कौन हुए, ऑपोजिट ऑपोजिट हुए, कौन हुए, ऑपोजिट ऑपोजिट हुए। ठीक है, तो क्या करो, फटाफट से अपने 5 को मार्क करो कि 5 जो है 1 के ऑपोजिट वाला नंबर है, यही आपसे पूछा हुआ था, और आगे बढ़ जाओ। चलो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और अगर आ गया है या थोड़ा सा डाउट है तो क्वेश्चन को रिवाइंड करके एक बार वापस चेक कर लो, या फिर इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। You are given 3 positions of a dice. Then which face is opposite to the face with alphabet B? Opposite face of B पूछा हुआ है तुमसे। यहां पे फिर से तुम्हें गणित लगानी पड़ेगी, और गणित के साथ साथ ऐसे तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता सकता हूं कि ऑपोजिट फेस ऑफ बी कौन सा है, बट समझा के बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बी का ऑपोजिट फेस निकालना है, ठीक है, बट बी कहीं भी कॉमन नहीं दे रखा, तो 4 एडजेसेंट फेसेस तो भूल जाओ। क्या करो, 4 एडजेसेंट फेसेस निकालना भूल जाओ। दिमाग के चक्षुओं को खोलो और आ जाओ मेरे साथ। बी का एडजेसेंट कौन है, ए और डी, ठीक है। बी का एडजेसेंट कौन है, ए है, बी का एडजेसेंट कौन है, डी है। अब अगर मैं ए और डी का एडजेसेंट निकाल लेता हूं, ठीक है, जो कि मुझे पता है कौन है, बी है, तो मैं बता सकता हूं कि ए और डी जो है यहां कॉमन है। अब ए और डी की एडजेसेंसी किससे है भाई, बी से है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा मान लूं कि मैंने इस डायस को ऐसा कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा दिया। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, यार मेरा डाइस वाला पोर्शन कहां है, ये रहा यार, ये रहा, जस्ट अ मोमेंट, मैं बताता हूं तुम लोग को नया नया चश्मा लेने का फायदा क्या होता है। देखो, अगर मैं ऐसा तुमसे कहूं, यहां देखो यार ध्यान से, क्या तुम्हें ये जॉन एंड जेकब लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, अगर ये जॉन एंड जेकब लिखा हुआ दिख रहा है तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं इसको जॉन एंड जेकब मान लेता हूं, किसको, डी को मैंने जॉन एंड जेकब मान लिया, और ये मेरी पोजीशन है, डी जॉन एंड जेकब, एंड डी की पोजीशन मेरी ये है, ये मेरी पहली वाली डाइस है। यहां बी लिखा हुआ है और यहां पर ए लिखा हुआ है, कहां, यहां बी लिखा है और यहां पर ए लिखा है। अब मैंने क्या किया, इस डाइस को देखो यार, अब मैंने क्या किया, इस डाइस को जरा ऐसा पटक दिया, ऐसा पटक दिया, है ना। कहां बी लिखा हुआ था भाई, अभी बी की पोजीशन क्या है, नीचे, ए की पोजीशन यहां की यहां, और तुम्हारे सामने कौन है, डी। बट अगर मैं इस डायस को यहां चिपकाता हूं तो मुझे यह पता चला कि ऊपर वाली जो पोजीशन, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, बी, यहां क्या लिखा हुआ है, ए, और इस डायस के हिसाब से यहां पे एफ लिखा हुआ है। तो दैट मींस एफ का ऑपोजिट साइड कौन है, ये। तो मैं एफ के ऑपोजिट साइड यानी कि बी को अगर डिक्लेयर कर चुका हूं, तो मुझसे यही तो पूछा था कि ऑपोजिट फेस ऑफ बी कौन सा है, तो मैंने कहा बी के ऑपोजिट फेस ये वाला है और इस पे एफ लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर एफ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ? दिस इज नॉट एग्जैक्ट डायस वाला फॉर्मेशन, ठीक है, मगर हमने इसको इमेजिन किया एज अ डायस, क्योंकि मुझे यह बताना था कि यहां पर क्या लिखा हुआ है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है ना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है, समझ गए। याद रखना कि ये एग्जांपल मैंने तुम्हें बहुत तरीके से समझाया है, ठीक। चलिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। टाइम वाले क्वेश्चन आ गए भाई साहब, घड़ी लेके बैठ जाओ, मैं बता रहा हूं तुम्हें, घड़ी लेके बैठ जाओ। थोड़ा सा लंबा चलेगा यार ये लेक्चर, जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर भी 1 घंटा 6 मिनट चला था, यहां पर भी हम थोड़ा 1 घंटा 6 मिनट के आसपास ही जाएंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन दे आर 5 मिनट्स अपार्ट। बहुत सारी गणित है इसके पीछे, बहुत सारी गणित है इसके पीछे, मगर फिर से मैं तुम्हें एक ही चीज बताऊंगा कि भाई मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया हुआ था कि अगर मैं पूरे क्लॉक की बात करता हूं, अगर मैं पूरे क्लॉक की बात करता हूं तो ये एंगल जो है ये 360 डिग्री एंगल होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉक की बात करता हूं, यानी कि 3 बजे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे इन
सेक्शंस की बात कर रहा हूं तो ईच सेक्शन इज ऑफ 30 डिग्री ईच, ठीक है। अगर मैं हर सेक्शन 30 डिग्री ईच की बात कर रहा हूं तो तुम्हें डेफिनेटली ये पता होता है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 12 लिखा होता है। और ये जो सेक्शन है ये 5 मिनट का सेक्शन होता है, ठीक है। और अगर ये 5 मिनट का सेक्शन है तो उसके हिसाब से ये 5 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री का सेक्शन हुआ, और 30 डिग्री का सेक्शन हुआ तो आंसर मेरा हुआ 30 डिग्री, क्योंकि मुझसे ये पूछा हुआ था कि अगर आवर हैंड और मिनट हैंड जो है 5 मिनट के गैप में है, 5 मिनट के गैप में है, जो कि एक ही इंस्टेंस पे हो सकता है जब सेकंड्स वाली सुई खट से 12 पे आए और ये 5 मिनट का गैप बना के चल रहे हो, तो ये 5 मिनट का गैप इज ऑफ 30 डिग्रीज का सेक्शन। तो यही तुमसे पूछा हुआ था कि हाउ मच एंगल और व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर 5 मिनट्स अपार्ट। 5 मिनट की दूरी जब दोनों के बीच में होगी तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो तुमने कहा 30 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। फटाफट से ड्रॉ कर लो, फटाफट से ड्रॉ कर लो, अगले सवाल पे चलेंगे भाई। फटाफट से ड्रॉ कर लो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। At 6:15, what is the angle between minute hand and hour hand of the clock? At what angle, minute hand और hour hand के बीच में 6:15 पे कितना एंगल बनेगा? भाई बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। वर्बली मैंने बताया था कि जब जब मिनट हैंड चलता है तब तब आवर हैंड भी चलता है, ठीक है। जब जब मिनट हैंड चलता है तब तब आवर हैंड भी चलता है, राइट। अब देखो ध्यान से, तुमसे क्या कहा, 6:15 के बीच की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? 6:15 के बीच की बात हो रही है, ठीक। तो 6:15 के हिसाब से, जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ भाई, नहीं बनोगे? अच्छा अगले सवाल, एक मिनट रुक जाओ यार, ये लो। 6:15 PM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड? मैं अगर 6:15 तुम्हें बना के दिखाऊं, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम 6 बोलते हो, ये तुम 15 बोलते हो, राइट। एक सेकेंड, 15 नहीं बोलते हो, ये 3 बोलते हो तुम, ठीक है। तो 3 मतलब 15 मिनट हो रही है, 6:15, ये 12 होता है और ये 9 होता है यहां पर, राइट। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, बहुत लॉजिकल चीज बता रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं बताऊंगा यहां पर। कैलकुलेशन वाला पार्ट 7th 8th में बता चुका हूं, वहां जाकर के लेक्चर देख लेना, ठीक है। 12 और 3 और 6 के बीच की जो बात है वो कैसे होती है, मैंने तुम लोग को, या अगर तुम लोगों ने सीनियर डिवीजन वाले लेक्चर्स देखे हो तो मैंने हर बार बताया है कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ चलते हैं, राइट। अगर मिनट हैंड जो है आधा डिग्री, मिनट हैंड जो है थोड़ा सा मूव कर रहा है तो आवर हैंड आधा डिग्री के हिसाब से मूव करता है। ऐसा मैंने बताया हुआ है, कहां पर, सीनियर डिवीजन क्लासेस के अंदर, यानी कि 7th 8th में बताया हुआ है। उसको ध्यान के जा करके पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज यहां ध्यान से देख लो कि भाई जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, आधे डिग्री के हिसाब से। एक मिनट का मूवमेंट जो है आधे डिग्री का मूवमेंट होता है, यानी कि किसी 1 मिनट के अंदर आवर हैंड मेरा अगर आधा डिग्री मूव करता है तो मेरा दिस ब्यूटिफुल मिनट हैंड मूव्स बाय 6 डिग्रीज, ठीक है। 6 डिग्री का मूवमेंट मेरे मिनट हैंड का होता है और 1/2 डिग्रीज का मूवमेंट मेरे आवर हैंड का होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर 6:15 पे ये भाई साहब आए हैं तो ये भाई साहब यहां से यहां तक चले ना। जब 12 पे बड़ी वाली सुई होती है तो ये एग्जैक्टली 6 शो कर रहा होता है। कितना शो कर रहा होता है? 6 शो कर रहा होता है। 15 मिनट के हिसाब से अगर तुम देखते हो तो 15 मिनट के हिसाब से ये कितना डिग्री मूव किया भाई? 90 डिग्री मूव किया। कितना डिग्री मूव किया? 90 डिग्री मूव किया, यानी कि 6 इंटू जाने कितने टाइम, 6 इंटू 5 इज 30, 6 इंटू, नहीं समझ में आया ना? 6 इंटू 5 30 कैसे? मैंने क्या कहा, हर 1 मिनट में मेरा मिनट हैंड 6 डिग्रीज मूव करता है, तो हर उसी 1 मिनट में मेरा आवर हैंड आधा डिग्री मूव करता है। तो 15 मिनट यहां अगर घूमा तो 90 डिग्री के हिसाब से घूमा, तो 90 डिग्री अगर ये घूमता है तो यहां पर ये 15 मिनट का हाफ आगे बढ़ेगा, यानी कि 15/2 आगे बढ़ेगा। तो जो तुम्हारा 7.5 डिग्रीज का एंगल यहां बनेगा, विच विल बी कोइंसाइडिंग विद व्हाट, कि ये जो फ्रेम है ये तो 90 डिग्री का फ्रेम है, और थोड़ा सा अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, क्योंकि ये यहां से यहां आया है,
तो ये 6 से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ जाएगा, विच इज वॉट, इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल है ना, ये जो गैप है, ये गैप है कितना, 7.5 डिग्रीज का, और 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 97.5 डिग्रीज का मूवमेंट आपके पास आपको नजर आना चाहिए। दिस इज ऑप्शन ए। समझ गए? याद रखो कि मेरा मिनट हैंड अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है, तो मेरा आर हैंड उसी 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है। तो 15 मिनट के गैप में ये 6 से 7.5 डिग्री का मूवमेंट, यानी कि 7.5 डिग्रीज का मूवमेंट दिखा देगा। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसी का आइडिया लेना है, तो प्लीज जाकर के 7th 8th के टाइम या क्लॉक मूवमेंट वाले लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 13th नंबर का क्वेश्चन। इसके आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बाकी हैं, 14th, 15th और फिर ठीक है 13th देख लो यार। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। फटाफट से देखो यार, लास्ट 3 सवाल तुम्हारे पास बचे हैं, जल्दी से देख लो क्या होता है इसका आंसर। डायरेक्ट आंसर है हाउ मेनी टाइम्स अ डे मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया क्वेश्चन से। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, यानी कि मुझे यार एक सिंपल सी चीज बताओ, हर बार कब ऐसा मोमेंट आता है जब दोनों कांटे सुई के, घड़ी के दोनों कांटे यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड एक साथ नजर तुम्हें आते हैं, तो वो कितनी बार आएंगे? जल्दी से बताओ यार। ठीक है, जल्दी से। घड़ी लेकर के बैठोगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज दुनिया तो चली रही है ना? जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स देख रहा हूं तुम्हारे लिए। जल्दी। नहीं पता? देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद रख लो इसको। क्या है? हर 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं, और हर 24 घंटे में 22 बार कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि 12-12 घंटे के 2 फ्रेम, 11-11 22 बार। ठीक है, द आर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड बाय 22 टाइम्स इन अ डे, ऐसा तुम बोल सकते हो, रट लो इसको। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर हैंड्स ऑफ द क्लॉक स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑपोजिट टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट टू ईच अदर। यहां पर अब तुम ये कह सकते हो कि सर कोइंसाइड वाला फ्रेम भी तो आ सकता है, तो मैं साफ साफ बोलूंगा, यहां लिखा हुआ है बट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या लिखा हुआ है? बट ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब यानी कि कोइंसाइड वाला फ्रेम यहां से हटा देना है। अब बताओ यार, कितनी बारी ऑपोजिट होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी। 6 बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं, है ना? 12 बजे भी होते हैं ना? जल्दी। जल्दी बताओ, याद रखो, स्ट्रेट बट ऑपोजिट। जल्दी। ट्वेंटी 22 टाइम्स होते हैं भाई। इसको भी अपने दिमाग में बिठा लो कि जितना कोइंसाइड होते हैं ना, उतना ही आपके जो है ओपोजिट भी होते हैं, यानी कि कोइंसाइड इज इक्वल्स टू ऑपोजिट।
वाला केस होता है, ठीक है, यानी कि जितनी बार कोइंसाइड करेंगे उतनी बार ही ऑपोजिट भी रहेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरे दोस्त। हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट एंगल, सॉरी इन अ राइट एंगल वाला पोजीशन? जल्दी बताओ। एक दिन में राइट एंगल वाली पोजीशन पे कितनी बार आता है आपका दोनों हैंड्स? ट्वेंटी 24 आवर्स में राइट एंगल वाली पोजीशन पे 44 टाइम्स आता है, ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, आधे दिन में 22 टाइम्स और आधे दिन में 22 टाइम्स, दोनों को प्लस करके 44 टाइम्स जो है राइट एंगल वाली पोजीशन बनती है, ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, इसको भी रट लो। ये 3 क्वेश्चन जो है रटने वाले क्वेश्चन है। दैट हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ अ क्लॉक कम्स एट राइट एंगल, आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। ये सारे जो है रटने वाले क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दैट हाउ मेनी टाइम्स the hands of a clock are at right angle to each other in a day। तो आप कह सकते हो कि 44 टाइम्स जो है ये at 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ठीक है, ठीक, 44 टाइम्स जो है राइट एंगल पे होते हैं। एंड दिस फाइनली कंप्लीट्स द चैप्टर। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इन्हीं टॉपिक्स के और बेहतरीन यानी कि ओलंपियाड लेवल सेशन के क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos which are going to be in session next one. Till then, keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers which is soon going to touch 8,000 subscribers। तो फटाफट से अपना नाम जो है हमारे बही खातों में या हमारे बुक्स में दर्ज करवा लीजिए कि यू आर आवर सब्सक्राइबर एंड यू आर जॉइनिंग द जर्नी ऑफ सक्सेस with all other students। So keep liking, keep sharing. Again I'm telling you the same thing, and keep using my code AKLive to get whatever you require in the path of your success, right? Thank you everyone.